गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसों के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 12वीं क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का 9वां पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। जो टॉपिक आपके दे रखा है कृषि रसायन एवं पर्यावरण प्रदूषण। इस पाठ पर आधारित आज का वीडियो लेक्चर 11वां है, जो अंतिम वीडियो लेक्चर के अंतर्गत आप कुछ चीज़ों को स्टडी करोगे। तो बेसिकली काफ़ी चीज़ों को इस पाठ में आपने अध्ययन किया कि पर्यावरण प्रदूषण किस प्रकार से होते हैं, कृषि रसायन कौन कौन से होते हैं, कृषि रसायनों का क्यों प्रयोग किया जाता है, काफ़ी चीज़ों को इसका स्टडी किया। आज नॉर्मल सा लैंग्वेज बेस पे आपको मैं थोड़ा बहुत दे रखा है कि अलग अलग प्रकार के कीटनाशी अलग अलग प्रकार के पदार्थों को हम प्रयोग करते हैं तो उसका मृदा पर क्या प्रभाव होता है और जीव जंतुओं को किस प्रकार से प्रिपेयर करने का कार्य करते हैं। तो नॉर्मल बेसिकली आप देखते हैं कि कोई भी रासायनिक पदार्थ कृषि रसायन हो, चाहे कोई भी केमिकल हो, केमिकल डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी के लिए क्या होता है, हानिकारक तो होता ही। शायद जरूर आप कृषि कार्य में उसका प्रयोग कर रहे हैं तो कृषि उत्पादन बढ़ेगा, जीव जंतुओं को रोकने में भूमिका निभाएगा, परंतु उसके साइड इफेक्ट जरूर देखने को मिलते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रकार से आप देखते हैं कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, कई प्रकार से जीव जंतुओं को जीवन यापन को प्रभावित कर लेते हैं और इनका थोड़ी सी क्वांटिटी भी, इनकी थोड़ी सी मात्रा भी रह जाती है मान लो आपके खाद्य पदार्थ में, तो उसका भी शरीर जगत पर बहुत तशीला प्रभाव देखने को मिलता है। तो जनरली देखते हैं अपन कई प्रकार के कीटनाशी, कीटनाशी, मूसकनाशी, कवकनाशी, अलग अलग प्रकार के रसायन का अपन प्रयोग करते हैं, खरपतवारनाशी, परंतु उनका प्रयोग जो आपके टारगेट है उसको तो कवर करते हैं और उसके अतिरिक्त कई प्रकार के हानिकारक प्रभाव भी उत्पन्न करते रहते हैं। कई प्रकार रसायन से भी होते हैं जो मृदा पर प्रभाव दर्शा देते हैं, उनकी अवधि अलग अलग होती है, उसके अकॉर्डिंग उसका प्रभाव अलग अलग स्थान पर देखने को मिलता है। फिर आप देखोगे लास्ट में कि कृषि रसायन के प्रयोग में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और इससे उत्पन्न होने वाले कई प्रकार के ऐसे हानिकारक प्रभाव होते हैं, उनसे बचाव के क्या क्या तरीके अपनाने नेसेसरी है, उसके बारे में थोड़ी बहुत स्टडी भी करेंगे। तो वैसे ही आप देखते हैं कि कीटनाशियों का मृदा में स्थायित्व एवं मृदा जीवों पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको अपन स्टडी करने जा रहे हैं। बेसिकली आप जानते हैं कि कीटनाशियों का उपयोग अपन कई प्रकार के सूक्ष्म जीवों को रोकने के लिए करते रहते हैं। कीटनाशी जो कीटों एवं खरपतवार को नियंत्रित करने हेतु प्रयोग में लिए जाते हैं, अधिकांश कीटनाशी का भाग मृदा में मिल जाता है और मृदा में लंबे समय तक अपना स्थायित्व बना रखता है। क्या बताया जा रहा है, कीटनाशी जो कीटों एवं खरपतवार को नियंत्रण के लिए अपन काम में लेते हैं तथा इसका अधिकांश भाग मृदा में मिल जाता है जो लंबे समय तक मृदा में अपना स्थायित्व बना रहता है। कीटनाशियों का प्रभावी होना तथा उनकी हानिकारक अवशेषों का मृदा पर बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, कीटनाशी तो मृदा में लंबे समय तक बने रहेंगे, जिसकी वजह से कीटनाशियों का प्रभावी होना तथा इनके हानिकारक अवशेषों का बुरा प्रभाव मृदा में रहने वाले जीवों पर भी देखा जाता है। कई प्रकार के ऐसे किसान मित्र के नाम से जाने जाते जीव मृदा में रहते हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मृदा की पोषक क्षमता को बढ़ाते हैं, कई प्रकार के पदार्थों को गठन करने में सहायक होते हैं। जैसे केंचुआ की बात करें तो केंचुआ खाद एक इम्पोर्टेंट खाद जो पोषक तत्वों के रूप में पौधों के लिए विशेष बताई गई है, तो उनकी क्वांटिटी को नियंत्रित करने में अलग अलग प्रकार के आप रसायन काम करोगे तो उनकी संख्या में क्या रहेगी, हमें देखने को मिलती है। तो जनरली अपन देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के कीटनाशी उनका हानिकारक प्रभाव होता है और उसकी वजह से मृदा में रहने वाले विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों पर उनका इफेक्ट होने की वजह से धीरे धीरे उनकी संख्या क्या बढ़ती जा रही है, घटती जा रही है। आगे आप देख रहे हैं कि डीडीटी का मृदा में प्रभाव लगभग देखिए 3 वर्ष तक रहता है। एक बार आप डीडीटी सॉल्यूशन केमिकल का आपने यूज कर रखा है तो मृदा में इसका 3 साल तक उसका प्रभाव बना रहता है और जिसकी वजह से मृदा में कई प्रकार के हानिकारक इफेक्ट देखने को मिलते हैं और इसका रेगुलरली प्रयोग करते रहोगे तो मृदा क्या हो जाएगी, एक प्रकार रसायनों से युक्त प्रदूषित मृदा हो जाती है।
और जिसकी वैश्विक सामान्य प्रॉपर्टी होती है वो क्या हो जाती है, बदल जाती है। कुछ कीटों में मृदा में लंबे समय तक पीड़कनाशियों का उपस्थित होने की वजह से उनमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है, जिससे उनको नियंत्रित करना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। जैसे कई प्रकार के लिमिटा संघ के प्राणियों को आप देखते हैं तो उनमें लंबे समय तक मृदा में वैसे पदार्थों के साथ में बने रहते हैं, तो धीरे धीरे उनमें भी कई प्रकार के रसायनों के प्रति उनमें क्या हो जाती है, प्रतिरोधक क्षमता जनरेट हो जाती है और उसके अनुकूल हो जाते हैं। तो उसका प्रभाव डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई प्रकार के कीटों पर पड़ता भी नहीं। तो कितना भी शायद प्रयोग करो मृदा जरूर प्रदूषित होती जाएगी, परंतु कीटों को नियंत्रित करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो देखिए बेसिकली अपन बात कर रहे हैं, जो जनरली सिद्ध रखी है उसको अपन स्टडी कर रहे हैं कि पीड़कनाशी जो कीटों एवं खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पीड़कनाशियों का अधिकांश भाग मृदा में मिल जाता है। पीड़कनाशी अधिक प्रभावी तथा उनके हानिकारक अवशेष मृदा में लंबे समय तक बने रहने की खातिर विभिन्न प्रकार के मृदा में रहने वाले सूक्ष्म जीवों पर इनका प्रभाव देखा जाता है। उदाहरण के लिए डीडीटी कृषि योग्य मृदा में 3 साल तक अपना स्थायित्व बनाए रखते हैं, जबकि ऑर्गेनोफॉस्फेट, कार्बामेट आदि कीटनाशक कुछ दिनों या कुछ महीनों तक अपना स्थायित्व बना रखते हैं। अलग अलग प्रकार के रसायन होते हैं, उनका अलग अलग स्थायित्व होता है और उसके अनुसार मृदा में अपना स्थायित्व बना रखते हैं, जिसकी वजह से कुछ कीटनाशक मृदा में स्थायित्व इस प्रकार के हेप्टाक्लोरो 9 वर्ष तक, एलेड्रिन, डाइलेड्रिन 9 वर्ष तक। तो ये मान लें बताया जा रहा है कि इनके प्रभाव कितना समय तक बना रहेगा। तो इनके अलग अलग कीटनाशकों का अलग अलग प्रभाव होता है, वो अलग अलग समय तक अपना स्थायित्व बना रखते हैं। कोई 3 साल रहते हैं, कोई 5 साल तक रहते हैं, कोई 9 साल रहते हैं, तो उनका अलग अलग स्थायित्व होता है। बीसीसी 11 वर्ष, क्लोरिडेन 12 वर्ष, डाइग्रेन 9 माह तक, एड्राजिन 18 माह तक, 2,4-D 14 से 30 दिन तक अपना स्थायित्व मृदा में बनाए रखते हैं। फसलों को उगाने से रिसाव द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन द्वारा पीड़कनाशियों का स्तर धीरे धीरे मृदा में कम होता रहता है। बार बार प्रकार के आप कई प्रकार के पदार्थों को उपयोग में लेते रहोगे तो धीरे धीरे इनका स्थायित्व कम होता है। डायरेक्ट एक बार मृदा में स्थायित्व इनका बढ़ गया तो फिर बाद में इनको नष्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। बार बार मृदा की कटाई करो, फसल बुआई करो, बार बार आप प्रयोग करोगे, धीरे धीरे जाकर मृदा में उसके स्थायित्व धीरे धीरे रसायनों का घटता है। बेसिकली अपन देखते हैं कि अधिकांश समय तक विषैले पीड़कनाशियों का मृदा में रहने वाले जीवधारियों पर हानिकारक प्रभाव देखने को मिलता है। विशेष प्रकार के हानिकारक जीवों को मारने के लिए विशेष प्रकार के पीड़कनाशियों का प्रयोग किया जाता है। सभी प्रकार के हानिकारक जीव एक ही प्रकार के पीड़कनाशी से नहीं मारे जा सकते। बताया जा रहा है कि अलग अलग प्रकार के पीड़कनाशी होते हैं, उनके अनुकूल उनको मारने में प्रयोग किए जाते हैं और उनका प्रभाव भी अलग अलग होता है और उसके अकॉर्डिंग अपन काम में लेते रहते हैं। परंतु सभी का डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखें तो स्थायित्व भी मृदा में अलग अलग होता है, परंतु स्थायित्व अलग अलग होने की वजह से मृदा में रहने वाले जीवधारियों को प्रभाव भी इसका देखने को मिलता है। कई प्रकार के रसायन होते हैं, उनका स्थायित्व अलग अलग होने की वजह से मृदा में रहने वाले जीव जंतुओं को डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट होते हैं। निमिटर के लिए धूम्रक अधिक प्रभावी होता है। निमिटा संघ के प्राणियों के लिए धूम्रक मतलब धुआं उत्पन्न करोगे तो उससे अधिक प्रभावित होते हैं और उनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रभाव करने से वो जीव जंतु वहाँ से क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं। कि ऐसे कीट ऐसे होते हैं निमिटा संघ के प्राणी जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट फसल को प्रभावित करने का काम करते हैं, तो उनको नियंत्रित करने के लिए क्या करते हो, धूम्र उत्पन्न कर दो। कीटनाशक को क्या कर दीजिए, धूम्र उत्पन्न कर दीजिए, उसके अकॉर्डिंग उसका प्रभाव देखा जा सकता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट एवं क्लोरिडेन हाइड्रो अधिकांश प्रभावी होते हैं। केंचुआ पर सिवाय कार्बामेट तथा निमिटा संघ के लिए कीटनाशी अप्रभावी हो जाते हैं। केंचुआ पर कार्बामेट का प्रयोग तो होता है और उसका हानिकारक प्रभाव होता है, परंतु निमिटा संघ के प्राणी उससे क्या होते हैं, अप्रभावित हो जाते हैं। तो अपन देखते हैं डायरेक्ट अलग अलग प्रकार के लाभदायक जो जीव होते हैं वो तो रसायनों का प्रयोग करने से मर जाते हैं और हानिकारक जीव होते हैं उनमें प्रतिरोधक क्षमता जनरेट हो जाती है, जिससे उनका कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ऐसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखा जाए तो कई प्रकार के ऐसे हानिकारक प्रभाव भी देखा जा सकता है। आगे देखते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले भाग लेने वाले जीवाणु भी पीड़कनाशियों के हानिकारक प्रभाव की वजह से
उनका भी जीवन यापन प्रभावित हो जाता है। कई प्रकार के निबिटासन के प्राणी केंचुआ है, ये जो लाभदायक किसान मित्र के नाम से जाने जाते हैं, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट उन पर रसायनों का प्रभाव हैवी होता है, और जो हानि पहुंचाने वाले कीट पतंग होते हैं उन पर उनका प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि उनके प्रतिरोधक क्षमता डेवलपमेंट हो जाती है। तो कई प्रकार के अलग अलग इफेक्ट देखने को मिलता है। आगे आपका टॉपिक दे रखा है कृषि रसायनों को प्रयोग में ध्यान रखने योग्य सावधानियां एवं बचा के उपाय क्या बता रखे हैं, उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस पे देखा जा रहा है, एक तो रोग संबंधित सावधानी क्या रखने से, भूमि प्रबंध संबंधित क्या सावधानी होने से, और विभिन्न प्रकार के रसायनों संबंधित क्या सावधानी होने से, उसके बारे में आपको दे रखे। तीनों में अलग अलग पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको मैटर ऑब्टेन करवा रहे हैं। देखिए जो आपके सामने जो मैटर और ऑब्टेन करवा रखा है लैंग्वेज इक्वेंस, उसको एक बार स्क्रीनशॉट द्वारा सेव कर लीजिए। फिर बाद में अपन आगे बढ़ते हैं कि अलग अलग प्रकार से सावधानी बरतने का क्या तरीका है, उसको अपने स्टडी करने जा रहे हैं। हो गया होगा स्क्रीनशॉट, देखिए आगे देख रहे हैं आप कि कृषि रसायनों को प्रयोग करने संबंधित क्या क्या सावधानी बरतने से और किस प्रकार से बेसिकली उपचार जमीन का अपन कर सकते हैं, उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो आप देखते हैं रोग संबंधी सावधानी क्या होनी चाहिए, भूमि प्रबंध संबंधी सावधानी क्या बरतते हैं, और नाशी संबंधित सावधानी किस प्रकार से बरती जाती है। तो देखिए अलग अलग पर आधार 2 2 3 3 4 4 पॉइंट दे रखे हैं। तो उसके आधार लैंग्वेज बेस पर आप देखते हैं कि उर्वरक आवश्यकता के अनुसार ही प्रयोग करना उचित बताया जाता है। जिस उर्वरक की आपको आवश्यकता हो उसके अनुरूप ही काम करें। मान लो आपके अम्लीय मृदा है तो उसमें सारी उर्वरक का प्रयोग करें। ऐसा नहीं कि आप उसमें और अम्लीय उर्वरक डालते जा रहे हैं, तो मृदा की पीएच के अनुसार ही उर्वरकों का प्रयोग करना उचित बताया गया है। उर्वरकों का प्रयोग संतुलित होना से, ऐसे नहीं आवश्यकता से अधिक मात्रा में उर्वरक भी डालना उचित नहीं है। जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार डालें। आपको मान लो मृदा अधिक अम्लीय है तो आप अधिक सारी उर्वरक डालो, परंतु आप किस नॉर्मल आपके अम्लीय मृदा है उसमें आप हाई क्वालिटी के सारी पदार्थ मिलाओगे तो आप इस मृदा क्या हो जाएगी, वो वापस हो जाएगी, सारी हो जाएगी। तो इस प्रकार की समस्या जनित होने से बचाव के लिए आप पीएच तथा पीएच को ध्यान रखते हुए आवश्यकता के अनुसार संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना उचित बताया गया है। फर्स्ट सावधानी ये बरतें कि आवश्यकता के अनुरूप उर्वरक प्रयोग करें। पौधों की आवश्यकता से अधिक उर्वरकों का प्रयोग करना उचित नहीं है। जितनी आपको फसल को आवश्यकता हो उसके अनुरूप उर्वरकों का प्रयोग करें। मान लो आपने कितने हेक्टेयर भूमि पे आपने फसल की कार्य रखा है उसके अनुरूप ही आप उसमें उर्वरक डालें। ऐसा नहीं मान लो आपने 2-3 घर पे पौधे लगा रखे और उसमें लाके 2-3 कट्टे यूरिया भी डाल दोगे तो पौधा क्या हो जल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कितनी आवश्यकता पौधों को है उसके अनुरूप ही आप खाद का प्रयोग करें। नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों को किस्तों में आवश्यकता अनुसार देते रहें। पौधों को नाइट्रोजन युक्त उर्वरक समय समय पर किस्तों के रूप में दें, मतलब 2 महीने 3 महीने ऐसे समान अंतराल के अनुसार ही उसको देते रहे। ऐसा नहीं कि एक साथ उसमें डाल दिया फिर बाद में उसको सप्लाई करते नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उर्वरक देते समय ये ध्यान रहे कि उर्वरक मृदा में संतुलन बना रहे। उर्वरकों का प्रयोग करने पर मृदा की पीएच संतुलन बना रहे उसके अनुरूप उर्वरक डालें। दूसरी बात पौधों की आवश्यकता के अनुरूप डालें। तीसरी बात ये बताया जा रहा है नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का प्रयोग आवश्यकता के अनुरूप पौधों में समय समय अंतराल के अनुसार प्रयोग करते रहना चाहिए। देसी खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद आदि का अधिक से अधिक प्रयोग करें। गोबर खाद है, कंपोस्ट खाद है, केंचुआ खाद है, हरी खाद है, इसको आवश्यकता से अधिक मात्रा में प्रयोग करें। रसायन उर्वरकों की तुलना में इसको प्रायोरिटी दी जाए। उसके बाद देखते हैं अपन भूमि प्रबंध संबंधित क्या सावधानी अपन बरतनी कि गर्मी में गहरी जुताई करें जिसमें हानिकारक जीवाणु के नष्ट होने के साथ साथ उर्वरक क्षमता भी बढ़ जाती है। आप गर्मी में सिंचाई करते समय उससे पहले जुताई करते हैं तो गहरी जुताई करने से ताकि मृदा की ऊपरी परत एकदम हानिकारक पदार्थों से इंटरमिक्सिंग हो रही है तो नष्ट हो जाएगी, हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और मृदा की गहराई जुताई करने से उसमें वायु संचार भी अच्छा बना रहता है। आगे देखते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले दलनित पौधों की फसलों की बुआई करें। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले पौधों की बुआई करते रहे समय समय पर। फसल संक्रमणकारी रोगों का प्रयोग कम करें।
मतलब बार बार उर्वरक डाल के मृदा को सुधारीकरण नहीं करें कि जो पौधा आपने एक बार ये बोया एक बार वो बोया, तो फसल चक्र के अनुरूप आप काम करोगे ना। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि गेहूं के बाद में कौन सी फसल बोनी है, अलग अलग प्रकार के फसल चक्र के अनुरूप भी आप पौधों को बोओगे तो मृदा में अपने आप पोषक तत्वों की मात्रा इंक्रीज हो जाती है। मिट्टी पलटने वाले हल से पहले जुताई करें, जिससे फसल अवशेष के सड़ने गलने से उर्वरक क्षमता बढ़ने की संभावना भी बढ़ती है। आपको ये ध्यान है कि कृषि योग्य भूमि आप काम में ले रहे हो, उसको समतल करने से पहले उसकी गहरी जुताई करें, ताकि उसमें उपस्थित कई प्रकार के फसल अवशेष, जीव जंतुओं के अवशेष वो मृदा के साथ मिश्रण करके मिल जाएंगे, जिससे मृदा की उर्वरक क्षमता बढ़ेगी और फिर बाद में उसको समतलीकरण का कार्य करेंगे। ध्यान बेसिक चीजों को आप ध्यान रखते हुए अपना काम करते रहे। आगे देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के नाश से संबंधित क्या सावधानी होने से, केमिकल आप प्रयोग कर रहे हो उससे संबंधित क्या सावधानी होने से, नाशी का आवश्यकता के अनुसार ही कम से कम प्रयोग करें। मान लो कोई भी आप रसायन काम में ले रहे हो तो आवश्यकता के अनुसार उसके वहां तक कम से कम उनका प्रयोग करें। अधिक आवश्यक हो तो जैव के रसायनों का प्रयोग ही करें। पौधा संरक्षण हेतु संभव प्रबंध करें। प्रतिरोधी किस्म का प्रयोग करें जिससे कीटों में प्रभाव कम से कम हो। नाशी रसायन बनाने वाले कारखानों से होने वाले विसर्जन एवं उत्सर्जन संबंधित मानक कड़ाइयों के पालन करने संबंधित नियम बनाए जाए कि विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियां उर्वरक तथा रसायनों को जनरेट कर रही है, उससे उत्पन्न होने वाले हानिकारक प्रभाव को डायरेक्ट इनडायरेक्ट जनसंख्या पर इफेक्ट देखने को मिलता है। तो उसको ये पहले बता दें कंपनी को कि जो आपसे द्वारा होने वाले प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या मृदा प्रदूषण हो रहा है, उसका सुधारीकरण करने का प्रबंध आपका ही रहेगा और उसके अनुसार ही आप मृदा में विभिन्न पदार्थों का छिड़काव करने के लिए उनको उचित नियम बना के प्रायोरिटी प्रदान करें। ये ध्यान दें। आगे देख रहे हैं बीज उपचार में ट्राइकोट एवं जैविक विधि ये काम में ले। खरपतवार नाशियों के स्थान पर खरपतवार बचाव कोई अधिक ध्यान में दें। खरपतवार नाशी अत्यधिक हानिकारक होते हैं कंपेयर टू खरपतवार बचाव। खरपतवार नियंत्रक और खरपतवार नाशी दोनों में अंतर है। एक तो अपन जैसे ऐसी दवाई काम में लेते हैं जिससे अपने रिकवरी होती है और दूसरा एकदम पूर्णतः नष्ट कर लेता है। तो दो प्रकार के प्रोसेस देखने को मिलते हैं कि एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक। जैसे अपने मेडिकल डिपार्टमेंट में दवाई काम आती है वैसे इसमें भी सेम सिस्टम होता है। एंटीबायोटिक दवाई ले रखी तो उससे ओनली फॉर आप में प्रतिरोधक क्षमता जनरेट होगी और एंटीसेप्टिक ले रखी पूर्ण रूप से आपको सेप्ट बना देगी। किसी भी प्रकार से आपके जीवाणु अंदर उत्पन्न होने की संभावना भी क्या देगी, नष्ट कर लेंगे, जीवाणु को पूरा नष्ट कर देती है। रोगों से बचाव हेतु रोगरोधी किस्मों का इस्तेमाल किया जाना उचित बताया गया है। कई प्रकार के ऐसे किस्मी पौधों को सिलेक्ट करें जो किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिवेश में जीवन यापन करने में सक्षम हो। प्रदूषण स्रोत तथा औद्योगिक संस्था द्वारा होने वाले प्रदूषण तथा रोकथाम के तरीकों को समय समय पर निरीक्षण किया जाना चाहिए। आम जन को कीटनाशक, रोगनाशक, खरपतवारनाशी, रासायनिक दुष्प्रभाव से संबंधित सुशेषित या उसको आम जन को ये बताया कि इन कीटनाशकों का ये प्रभाव होता है, ये हानिकारक इफेक्ट है, उसको नॉर्मली सूचित कर लें या उसको क्षेत्रित कर लें ताकि उनके अंदर वो लापरवाही नहीं बरते। ये ध्यान देगा। खरपतवार नाशक जैसे गाजर नाशक को उखाड़ के जलाकर फेंक देना चाहिए। जितने भी प्रकार के खरपतवार नाशक होते हैं उनका प्रयोग करने के बाद में जो पौधा आपने जिस पे डाला है फिर उसको उखाड़ के जला के फेंक देना चाहिए ताकि उसका हानिकारक इफेक्ट मृदा पे नहीं बने। तो अलग अलग प्रकार के रसायन होते हैं और उनकी अलग अलग प्रक्रिया देखने को मिलती है। कोई रसायन अत्यधिक हानिकारक होते हैं, कोई कम हानिकारक होते हैं और कोई मध्यम क्वालिटी के होते हैं। उनका इफेक्ट अलग अलग देखने को मिलता है। आगे देखने जा रहे हैं आप कि पीड़कनाशियों के प्रयोग के पश्चात प्रतीक्षा अवधि क्या होती है। प्रतीक्षा अवधि का मतलब कितने लंबे समय तक उसका इफेक्ट बना रहता है कि मान लो अंतिम बार कीटनाशक छिड़कने के बाद में
और फसल काटने के बीच की अवधि, जो आपने लास्ट कीटनाशक कब डाल रखा है और उससे फसल उत्पादन कर रहे हो और फसल की जब तक कटाई नहीं होती उसके बीच का जो अवकाश होता है, उसके बीच की जो अवधि होती है वही क्या कहलाती है? प्रतीक्षा अवधि। उसकी उपस्थिति कितने लंबे समय तक उसका स्थायित्व बना रहता है वो इसकी क्या प्रतीक्षा अवधि। दिमाग बात रही। फसलों में कीटनाशक छिड़कने के बाद में विशेष समय तक क्रियाशील रहते हैं। कुछ रसायन 1 सप्ताह, कुछ 2 सप्ताह, 3, 4, कुछ महीने तक, कुछ वर्षों तक अपना स्थायित्व बनाए रखते हैं। फलों एवं सब्जियों या भोज्य पदार्थों में कीटनाशकों की मात्रा, सहनशीलता एवं सीमा से नीचे रखने के लिए कीटनाशकों को प्रतीक्षा अवधि को नीचे ध्यान में रखते प्रयोग करना उचित बताया गया है। कई प्रकार की सब्जियों पर आप कीटनाशक प्रयोग कर रहे हैं तो उसको प्रतीक्षा अवधि आपको ध्यान में कि लंबे समय तक इनका स्थायित्व तो बना रहा तो विभिन्न प्रकार के जैव जंतुओं पर इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है, परंतु उसका प्रभाव तभी करें जब आवश्यकता के अनुरूप और आपको ध्यान रखें इसकी अवधि 2-3 महीने तक ही है और उसके बाद में कोई इसका इफेक्ट नहीं होगा, जैव जंतु इसको प्रयोग करेंगे तो कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होगा, तो उसके अनुरूप उसका प्रयोग करना उचित बताया गया। तो नॉर्मल से प्रतीक्षा अवधि की परिभाषा क्या हो जाएगी? अंतिम बार कीटनाशी छिड़कने के बाद और फसल काटने के बीच से कम अवकाश को प्रतीक्षा अवधि कहते हैं। मतलब जब आप फसल को बोइए उस समय आपने कीटनाशक का छिड़काव कर रखा है और फसल काटने के बीच की जो अवधि होती है वो क्या कहलाती है? प्रतीक्षा अवधि कहलाती है। दिमाग बात रही। कीटनाशकों का प्रयोग सावधानीपूर्वक जहरीले पदार्थ के अनुसार ही करें। फल सब्जियों का कीटनाशक का प्रयोग करने के पश्चात प्रतीक्षा अवधि के पश्चात ही उनका प्रयोग करना उचित बताया गया कि अलग अलग प्रकार के केमिकल होते हैं उनकी प्रतीक्षा अवधि अलग अलग होती है। फल सब्जियों को आप काम में ले रहे हो तो उस पर जो रसायन डालते हैं उसकी प्रतीक्षा अवधि को ध्यान रखते हुए प्रयोग करना उचित बताया गया है। और मान लो आज आपने दवाई डाली और 1 घंटे के बाद में जाके आप उसी को खाना बनाने का प्रयास करोगे तो उसका कई प्रकार के हानिकारक दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, परंतु आपको ये ध्यान रखना, मान लो आज दवाई डाल रखी तो 5 दिन के बाद में उसकी दवाई का न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा तो फिर बाद में उसका प्रयोग ओपन करेंगे तो उसका कोई विशेष हानिकारक इफेक्ट आपको नहीं पड़ता है। नॉर्मली प्रतीक्षा अवधि कई प्रकार के केमिकल ले रखे हैं उनकी भिन्न भिन्न होती है, उसके अनुरूप में प्रयोग करना उचित बताया जाता है। देखिए इंडोसल्फान होता है उसकी प्रतीक्षा अवधि 10 से 12 दिन तक होती है। लिंडेन प्रत्येक होता है उसकी 9 दिन तक होती है। माइक्रोप्रोपस 10 दिन, मेथोनियम 5 दिन, मिथाइल पैराथियन 10 दिन तक प्रतीक्षा अवधि बताई जा रही है। साइट्रोपैराथियन 4 दिन, फेनवैलेट 9 दिन, डाइमेथाइल 15 दिन तक। उसके बाद देखते हैं डाइक्लोरोवॉस 7 दिन, क्यूनोपॉक्स 15 दिन, एलेक्ट्रिन 15 से 20 दिन, डाइरेक्ट्रिन 20 से 30 दिन तक होती है। पॉलीरेटिस 8 दिन, डीडीटी 10 से 20 दिन तक उसकी प्रतीक्षा अवधि बताएगी। डाइजीनोन 12 से 50 दिन, हेप्टाक्लोरो 5 से 7 दिन तक, फास्फोमाइडन ये होती है इसकी प्रतीक्षा अवधि 20 से 30 दिन तक के बीच में, और फॉरेट होता जा रहा है 25 से 30 दिन की अवधि बताई जा रही है। अलग अलग प्रकार के केमिकल होते हैं उनका अलग अलग इफेक्ट होता है। और नॉर्मली आपको ये डाटा कैलकुलेशन डाटा दे रखा वो नेसेसरी नहीं कि आपको एग्जामिनेशन पूछे कि उसकी प्रतीक्षा अवधि कितनी है, ऐसे नहीं पूछते हैं। नॉर्मली आपको परिभाषा पूछ सकते हैं, सावधानी क्या रखने से वो सावधानी क्या रखने से उससे संबंधित, या फिर आपके प्रदूषण पर आधारित मैटर आपके आता है। नेजिम 99% आंसर रहता है पर्यावरण प्रदूषण पर कई घटना से जाती है, और कभी कभार रसायन से संबंधित आपके टॉपिक बनता है उस पर आधारित मेंशन पॉइंट हो जाता है, तो ये ध्यान दें। नॉर्मली आप पर्यावरण प्रदूषण को व्यवस्थित रूप से स्टडी करें। तो ये था नॉर्मली से पार्ट आपके 8 में था। अगला पार्ट में आप 10वां पार्ट आएगा, वो आएगा कई प्रकार के ऐसे रसायन होते हैं उनका प्रभाव अलग अलग जीवन में देखने को मिलता है। तो अपने शरीर में कई प्रकार के रसायन पाए जाते हैं जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री के बायोकेमिकल कौन कौन से होते हैं, उनका क्या इफेक्ट है, किस प्रकार से निर्मित होते हैं, उसकी क्या भूमिका रहती है, काफी चीजों को उसको विस्तार से स्टडी करेंगे।
तो ये था आपके नमा पार्ट 9, 10, 12 वीडियो, लगभग ये 11 वीडियो लेक्चर में ये पार्ट पूरा हुआ है। तो प्रत्येक वीडियो लेक्चर को अवश्य से देखें। ज़्यादातर इस पार्ट में मैंने लैंग्वेजिकल बेस होने की वजह से डायरेक्ट आपको लैंग्वेज सुनाई है, और इस पार्ट की मैं आज आपको PDF सेंड करूँगा, उसको व्यवस्थित रूप से स्टडी करें, शॉर्ट नोट्स आप बनाते रहें, ताकि किसी प्रकार का कन्फ्यूजन, डाउट और डायरेक्ट उसके समस्या का समाधान कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस बात ये कि अभी तक आपने गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पे रहे, सुरक्षित अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।